परंपरा में है। आप देखें वो जमाना है जब रामचंद्र शुक्ल भी क्रोध जैसे विषय पर निबंध लिख रहे थे। काम और क्रोध ये त्याज्य वृत्तियां हैं, माने काम क्रोध जहां रहे उससे निवृत्त होने या भागने की एक प्रवृत्ति रही, एक मानसिकता रही है। ध्यान दें अगर आप तो उसी दौर में जयशंकर प्रसाद कामायनी में, कामायनी उसका नाम ही रख दिया, काम मंगल से मंडित, माने काम, जो काम जिससे हम भागते हैं या काम को हम नकारात्मक वृत्ति मानते रहे, उसके रचनात्मक इस्तेमाल, उसकी रचनात्मक भूमिका की जो जमीन है वो उसी समय लिखी जा रही थी जिस समय चिंतामणि में रामचंद्र शुक्ल क्रोध को जो है रचनात्मक वृत्ति के तौर पर चित्रित कर रहे थे। अगर देश, हमारी माँ खतरे में हो, हमारा देश खतरे में हो, हमारी बहन की इज्जत लूटी जा रही हो, तब हम क्रोध न करें। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो स्थिति कैसी होगी। क्रोध कितनी जरूरी चीज है। उसी परंपरा में घृणा पर भी प्रेमचंद ने लिखा था। तो प्रेमचंद का जो पूरा साहित्य है वो इस तरह की रूढ़िवादी मानसिकता और जो जबदी हुई मनोवृत्ति है, जिसमें खास तरीके का एक जो है सनातनी और खास तरीके का जो पुनरुत्थानवाद है, माने जो जैसे है वैसे ही रहे, यथा स्थितवाद के खिलाफ लिखा प्रेमचंद ने। और एक और बात जो महत्वपूर्ण है प्रेमचंद के साहित्य में, मैं ये अक्सर उनकी कहानियाँ और उपन्यास वगैरह पढ़ते हुए पाता हूँ कि प्रेमचंद ने जब अपनी कहानियाँ वो लिखते हैं तो अक्सर, चाहे वो मलबे का मालिक हो, चाहे वो मंत्र जिसका अभी वो होना है मंचन, या कफन जैसी कहानी भी, वहाँ भी प्रेमचंद जो है उनकी गरीबी का बहुत घनघोर चित्रण, बस घर में 2 कच्चे बर्तन हैं, फटे चिथड़ों में वो किसी तरह जिंदगी जी रहे हैं। लगभग ऐसी ही स्थिति सदगति के दुखी के यहाँ, पूस की रात के जो है हल्कू के यहाँ हर जगह आप पाएंगे। तो गरीबी पर जो बहुत जोर है प्रेमचंद का, इस बात से ऐसा लगता है कि प्रेमचंद दरअसल जो जबदी हुई वो वस्तु है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसके जो 2 उस समय महत्वपूर्ण जो है नवजागरण के समय के जो महत्वपूर्ण मोर्चे थे, उसमें से सामंतवाद को वो चुनते हैं अपने प्रहार के। साथियों, जिस समय प्रेमचंद का समय है वो हिंदी में नवजागरण का काल माना जाता है, माने जिसमें भारत के समाज को राजा राम मोहन राय वगैरह वगैरह जगा रहे थे, एक नए तरीके से सांस्कृतिक जागरण का दौर है। उस समय हमारे लेखकों के सामने 2 मोर्चे मुख्य रूप से थे, एक साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई और दूसरी सामंतवादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई। यह ध्यान देने की बात है कि प्रेमचंद का जो संघर्ष है, या प्रेमचंद के जमाने के छायावाद के दौर के जो सारे लेखक हैं, उनका जो मुख्य फोकस है वह सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई पर है, जो अपने भीतरी समाज की संरचना को दुरुस्त करने और उसकी कुरीतियों, बुराइयों और उसके भीतर जो पैबस्त समस्याएं हैं उसको निकालने पर ज्यादा जोर देते हैं। इसीलिए बहुत मुखर तौर पर बहुत राजनीतिक तरह की कहानियां या बहुत राजनीतिक तरह की कविताएं उस दौर में नहीं देखी जाती जितना सामंतवाद पर। तो सामंतवाद का जो सांस्कृतिक चेहरा है वही दरअसल ब्राह्मणिज्म है, ब्राह्मणवाद है। और प्रेमचंद के साहित्य के निशाने पर ब्राह्मणवाद इस कदर है कि आप उनके पूरे साहित्य को पढ़ेंगे। मैं ढेर सारे कोट नोट करके ले आया हूं, लेकिन पढ़ूंगा नहीं क्योंकि ये मंच और ये जगह, ये समय उसकी इजाजत नहीं देता। जो साथी प्रेमचंद या साहित्य से जुड़े हैं वे जानते हैं, वे पढ़े भी हैं और पढ़ भी लेंगे। जो साथी नहीं जानते हैं, मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूं कि प्रेमचंद के पूरे साहित्य में अगर सबसे खूंखार और सबसे हमलावर तरीके से अगर किसी चीज पर चोट की गई है तो धर्म और धर्म से जुड़ी हुई व्यवस्था के पाखंड पर की गई। इसलिए प्रेमचंद को मैं हमेशा ये मानता हूं कि प्रेमचंद दलितों के उतने ही लेखक हो पाए जितना वो ब्राह्मणिज्म के खिलाफ जा पाए। यही कारण है कि दलित विमर्श उन्हें बहुत अपना नहीं मानता। ब्राह्मण और सनातनी मानसिकता के लोगों ने उन्हें प्रोपेगेंडिस्ट और घृणा का प्रचारक कहा, मतलब प्रेमचंद ना ब्राह्मणों के हुए, यानी ऊंची जातियों के हुए, और न दलित विमर्श वाले उन्हें स्वीकार करते। इस बीच में जैसे गांधी के साथ था लगभग। तो प्रेमचंद को मैं उस सनातनी व्यवस्था, उस धर्म के पाखंड और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ सतत प्रहार करने वाले लेखक के तौर पर याद करना चाहूंगा। और आखिरी बात कि प्रेमचंद के साहित्य में दोस्तों, उनके पूरे साहित्य के पीछे भूख और गरीबी का सागर लहराता हुआ लगातार आप पाएंगे। भूख और गरीबी का सागर कहीं खत्म नहीं होता, चाहे वो कफन जैसी कहानी या आप तमाम ऐसी कहानियां देखेंगे, मलबे का दूध का दाम जैसी कहानी। वहां भूख की त्रासदी
पूरी जो है अपनी निसंसता में उपस्थित होती है। दोस्तों, आप ये देखेंगे कि भूख का संबंध संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण से होता है। जैसे अगर आप किसी को भूख के लेवल पर ही रोक दें, माने भूख ही उसकी ना पूरी हो पाए, तो फिर उसका संस्कृतिकरण, खेल कूद, गीत गौनई, लोक संस्कृति इत्यादि में वो नहीं जा पाएगा। तो जो ऊंची हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था है और आर्थिक व्यवस्था में ऊंचे दर्जे पर बैठे हुए लोग थे, कैसे उन्होंने नीचे के लोगों को, दुखी को या हल्कू को वो भूख के लेवल पर रोकते हैं। और भूख से, जब भूख में आप उसको सीमित करेंगे तो उसका सांस्कृतिक विकास आप काट देते हैं। और प्रेमचंद का पूरा संघर्ष भूख और भूखी पीढ़ी की उस पूरी जमात के वापस संस्कृत की मुख्य धारा में लाने के संघर्ष की पूरी रचना धर्मिता है। मैं अपनी बात को यहीं रोक रहा हूं। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे डॉक्टर विंध्याचल यादव, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं। आपने हरिशंकर परसाई के निबंध प्रेमचंद के फटे जूते से शुरुआत की और उनकी कहानियों का जिक्र करते हुए उन कहानियों में किस तरीके से वे निचले तबके के लोगों की बात उठाते हैं, किस तरीके से वे भूख की बात उठाते हैं। कुल मिलाकर के प्रेमचंद जो मानवीय संवेदना है उसको अपने लेखन में, अपनी कहानियों में, अपने निबंध में, अपने वैचारिकी में वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो भूख की बात कई बार आपने अंतिम वक्तव्य देते हुए कहा। तो हमारे यहाँ एक बिरहा में मिलता है कि भूख और सौंदर्य के ऊपर बहुत सारी चीजें कही गई हैं। कभी पद्मश्री हीरालाल यादव जी गाया करते थे कि भूखिया के मारे बिरहा बिसर गए, भूल गए कजरी कबीर, अब भावे ना ही गोरी के मोहनी मूर्तिया, उठे न करे जवा में पिए। तो यह जो भौतिक भूख है, इसके कारण बिरहा, जो एक बिरह में भी बीरस में गा लेने वाला गीत है कजरी, जो मौसम चल रहा है चौमासा, आषाढ़ से लेकर के कार्तिक के पहले का हरी भरी प्रकृति, वो कजरी भी भूल गई है। और कबीर जो उल्लास भरा है, जो फाग गाया जाता है फागुन में, वो भी भूल गया है। और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति जो कामनी है, उसे देखकर भी हृदय में कोई पीर नहीं उठती है। अपने वैचारिकी में, अपने साहित्य में, अपने चिंतन में वो रखते हैं। इसी क्रम में फिर से मैं महामना की बगिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी में सहायक आचार्य डॉक्टर MP कुशवाहा यानी महेंद्र प्रसाद कुशवाहा सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आए। किस तरीके से प्रेमचंद और समाज में उनकी गति है, इस पे आप उनके विचारों को अपने विचारों से हमें संपन्न करें। आदरणीय मंचस्थ विद्वज्जन, काशी घाटवाड़ विश्वविद्यालय के मानद विद्यार्थीगण और साहित्य संस्कृति प्रेमियों, ये बड़ा सुखद संयोग है कि प्रेमचंद ने जितनी सादगी से अपने जीवन को व्यतीत किया और जितनी सादगी से उन्होंने अपना लेखन कार्य किया, उतनी ही सादगी से आज इस घाट पर प्रेमचंद जयंती का आयोजन किया गया है। आज जब इस जयंती में मैं आया, आते ही मुझे अमृत राय का वह संस्मरण याद आया जिसको उन्होंने जीवन, जिनके साथ जीवन जिया करके उनकी एक पुस्तक है, कुछ शीर्षक गड़बड़ा रहा हूं, उसमें उस संस्मरण में अमृत राय ने जो सबसे ज्यादा बल दिया था प्रेमचंद के जीवन और साहित्य को लेकर, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उनके साहित्य और जीवन की सादगी। हम आम तौर पर जब इस तरह की जयंतियां मनाते हैं तो आडंबर बहुत ज्यादा करते हैं। सादगी से कबीर ने जिन चीजों को कहा, प्रेमचंद ने जिन चीजों को कहा, हम उसको इतना महिमा मंडित करके और इतने
गौरवपूर्ण और इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि कहीं न कहीं उनकी जो मूल चीजें होती हैं वह छिप जाती हैं, और जिस वर्ग के लिए, जिस समाज के लिए वह रचनाकार जीवन भर संघर्ष करता रह जाता है, हम स्वयं उसको कई बार, खासकर अकादमिक आयोजन जितने होते हैं उसमें वो चीजें दूर होती चली जाती है। इसलिए इस आयोजन से जुड़े सारे लोगों का मैं हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रेमचंद की रचना और उनके जीवन के अनुरूप उनकी जयंती को मनाने का संकल्प लिया, और हम सब आज यहाँ इकट्ठा हैं। बिना किसी लाग लपेट के अपनी बातों को संक्षेप में रखने के लिए मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। समय बहुत कम है हमारे बीच। आदरणीय डॉक्टर कमलेश वर्मा जी उपस्थित हैं, उनको अपनी बातें रखनी है। गुरुवर डॉक्टर प्रकाश शुक्ल सर बैठे हुए हैं, उनको अपनी बात रखनी है। 2-3 बातों की तरफ इशारा करके भाई विंध्याचल यादव जी ने विस्तार से सारी चीजों को कह दिया है। 2-3 चीजों की तरफ इशारा करते हुए दो कहानियों का संभवतः जिक्र करूं मैं आपके समक्ष, और उसके माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा कि प्रेमचंद अपने समय से किस प्रकार से जुड़े हुए थे। इसको अलग से हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब प्रेमचंद के साहित्य को, मुझे लगता है इस हिंदी जगत में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले कोई एक लेखक है तो वो प्रेमचंद है। वे ऐसे रचनाकार हैं जिनकी पहुंच अकादमिक जगत से लेकर गैर अकादमिक जगत के लोगों तक समान रूप से, हम उम्मीद करते हैं, और ये सच भी है कि वो सारी चीजों को आपने देखा पढ़ा होगा। 2 कहानी का जिक्र करना चाहता हूं आपके समक्ष। एक उनकी कहानी है सुभागी, जिसको आपने जरूर पढ़ा होगा। प्रेमचंद कितने प्रगतिशील थे और कितनी दूर की चीजों को अपने समय में रहकर देख रहे थे, इसका अंदाजा हमको इस कहानी में मिलता है। जब आप उस कहानी को आपने देखा होगा कि सुभागी कहानी में वो उस विषय को उठाते हैं जो आज भी हमारे समाज में उसी रूप में मौजूद है। प्रेमचंद की जयंती मनाने का, प्रेमचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने की सबसे बड़ी कोशिश, सबसे सफल कोशिश हमारी यही हो सकती है कि जिन मुद्दों को लेकर, जिन विषयों को लेकर प्रेमचंद ने लिखा, कलम चलाई, हम समाज में से उसको कैसे गायब कर सकते हैं। आज भी वो चीजें बरकरार हैं। हम सभी जानते हैं कि इस समाज में बेटियों को कम महत्व दिया जाता है बेटों की बनिस्पत। प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी देते हैं। आप उस कहानी में देखिए कि प्रेमचंद अपने समय में किस प्रकार से सुभागी को अपने बेटे से के बरक्स कितने बड़े कद के रूप में स्थापित करते हैं। आज भी हमारे लिए वो उतना आसान नहीं है। यहां तक कि पिता के क्रियाकर्म और मुखाग्नि तक देने का कार्य भी वो महिलाओं से करवाते हैं। लक्ष्मी उनकी सारी वो मृत्यु के उपरांत के सारे कार्यों को करती है, और बेटी को का महत्व वो उस कहानी में स्थापित करते हैं कि किसी भी मायने में बेटी बेटे से कम नहीं होती। ये प्रगतिशील विचारों के प्रेमचंद ही कर सकते थे उस जमाने में। जो आज भी चीजें बहुत बदली हैं, लेकिन अभी भी बदलने की बहुत संभावनाएं हैं, बहुत सारे कदम आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। उसी कहानी में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा प्रेमचंद उठाते हैं। जाति व्यवस्था हमारे समाज में और खासकर बनारस में जो चीजें रही हैं, उससे अलग कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उस जाति व्यवस्था में प्रेमचंद जैसा लेखक, उस सुभागी कहानी में आप देखेंगे तो ठाकुर राम सजन सिंह नाम है संभवतः उनका। पहली बार प्रेमचंद अंतरजातीय विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, सीधा रखते हैं उसमें। राम सजन सिंह
तुलसी महतो की बेटी के लिए वो प्रस्ताव लेकर जाते हैं और शादी करते हैं अपने बेटे की, जो स्वयं ठाकुर हैं। आज अब इस समय में भी जब हम उन चीजों को सोचते हैं तो आपको सोचकर आश्चर्य होगा कि कितने दूर तक प्रेमचंद चीजों को देख रहे थे और कैसा समाज वो गढ़ना चाहते थे। अपने समाज के किन, जिसको विंध्याचल जी ने जिन चीजों के लिए कहा कि जिन चीजों पर प्रहार करते करते उनके जूते फट गए, किन चीजों पर वो प्रहार कर रहे थे वो आप उनकी उस कहानी में देख सकते हैं। लेकिन उसी प्रेमचंद की एक कहानी कायर है। कायर में आप जब आएंगे तो प्रेमचंद को आप पाएंगे कि वो कायर दिखाते हैं कि दो युवा पीढ़ी किस प्रकार से अपने को प्रगतिशील घोषित कर रही है। लड़का युवा जो है वो बार बार कहता है कि हम जाति व्यवस्था को नहीं मानते। वो वैश्य समुदाय से आने वाली लड़की से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन कैसे परिस्थितियां बदलती हैं, बेटी उसके विरोध में है क्योंकि वह अपने माँ बाप के संस्कारों से बाहर नहीं आना चाहती, वो उसे छोड़कर बाहर नहीं आना चाहती। लेकिन प्रेमचंद आगे दिखाते हैं कि चीजें सब पलट जाती हैं एक छोटे से परिदृश्य में। जब पिता का इंटरफेरेंस उसके जीवन में होता है तो वो चीजें बदलने लगती हैं। अंततः वह लड़की आत्महत्या कर ली। प्रेमचंद वही प्रश्न खड़ा करते हैं कि आखिर कायर कौन है, वह लड़की या वह युवा। कहानी पढ़कर आप स्वयं तय कर सकते हैं कि किसने किस रूप में कायरगी, कायर वह कौन था, लड़का या लड़की। एक बात और, मैं चीजें तो बहुत कुछ कहने की थी लेकिन मैं उस रूप में नहीं ले जाऊंगा, समय बहुत कम है। किसान मजदूर को लेकर भी बहुत सारी चीजें प्रेमचंद ने लिखी है। वो आधा से ज्यादा साहित्य उनका किसानों और मजदूरों की चीजों को लेकर, हमारे समाज की जो बुनियादी समस्याएं हैं उसको लेकर लिखी गई है। आदरणीय कमलेश वर्मा जी बैठे हुए हैं, उन्होंने एक व्याख्यान दिया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ये उसका शीर्षक था, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का उस व्याख्यान का किसान और जाति के सवाल। तो किसान और जाति के सवाल में लेकर उन्होंने बहुत बढ़िया व्याख्यान यूट्यूब पर है, आप उनको सुनिएगा। किसान को लेकर अभी बहुत सारे मुद्दे अभी इस वर्तमान समय में हमारे तरफ चारों तरफ मंडरा रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं और सबसे ज्यादा चर्चा में अभी यदि एक मुद्दा है तो वो किसानों का मुद्दा है। प्रेमचंद ने उसको लेकर भी बड़ी बारीक निरीक्षण उनका किया था। आखिर किसान है कौन? प्रेमचंद की रचनाओं में देखिए तो क्या वही किसान के बारे में प्रेमचंद लिख रहे हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं? थोड़ा सा अजीब सुनने के लिए जरूर लग सकता है, लेकिन ये जरूर आप उस पर सोचिए कि धरने पर बैठे हुए लोग ही वो किसान है जिसकी चर्चा प्रेमचंद करते हैं। क्या किसान एक तो है जिनकी जो स्वयं काम करता है खेतों में, और एक है जो स्वयं करवाता है। हमें उन चीजों के तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। इन सारे मुद्दों को यदि हम देखें तो जब तक हमारे समाज में ये समस्याएं मौजूद रहेंगी, प्रेमचंद हर कदम हर एक जगह पर हमें याद आते रहेंगे और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने की हमारा सबसे सफल प्रयास यही हो सकता है कि उन्होंने जिन चीजों को उठाया, हम समाज में वो चीजें अब जिस रूप में भी मौजूद हैं उसको दूर करने के लिए किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं। हम जो योगदान देंगे वही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे दो बात कहने का अवसर दिया। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा सर को, और मैं स्वागत करता हूं अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी, जिन्हें हम लोग प्यार और सम्मान से दयालु गुरु जी कहते हैं, जो
राज्य सरकार में स्वतंत्र प्रधानमंत्री हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट वाकर विश्वविद्यालय के सिर्फ घाट वाकर नहीं है, बल्कि उनका सहयोग और हम एक तरीके से कहें कि वो रीढ़ की हड्डी है। और इसी क्रम में हमारे बीच में हिंदी विभाग से इधर पधारे हुए हैं सहायक प्राध्यापक रविशंकर सोनकर जी, और बहुत सारे हमारे शोधार्थी मित्रगण और प्रास्नातक के विद्यार्थी यहाँ हैं जो प्रेमचंद के कहानी मंत्र को देखना चाहते हैं। और अनाथों के नाथ तिवारी सर हैं, और सबका मैं स्वागत करता हूँ। इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ, उनकी तरफ ले चलता हूँ। आज के जो मुख्य वक्ता हैं, वरिष्ठ आलोचक और कवि आदरणीय डॉक्टर कमलेश वर्मा सर आए और आज का समाज और प्रेमचंद काशी विश्वविद्यालय के बारे में बहुत दिनों से मैंने सुना और श्री प्रकाश जी से मेरी बहुत आत्मीयता है, इसलिए ठीक से मैं पढ़ता भी रहा कि क्या क्या हो रहा है इसके अंतर्गत। मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि प्रेमचंद की विरासत इस वॉक विश्वविद्यालय में मौजूद है। मैं यूं ही नहीं कह रहा यह सब। एक कार्यक्रम हुआ था डोमराज जी को लेकर, यह कोई छोटा कदम नहीं है, और आप सब लोग देख रहे हैं कि श्री प्रकाश जी हैं, मिश्र जी हैं, ब्राह्मण व्यक्तियों के द्वारा उठाया गया यह कदम रेखांकित करने के लायक। अभी जितना धनावती देवी जी को आपने रिस्पेक्ट दिया, मैंने देखा, और वह भी आपसे बहुत लगाव महसूस करती है। प्रेमचंद ऐसा ही समाज चाहते, इसलिए प्रेमचंद ने अपने जमाने में अपने समाज के उन तमाम प्रसंगों को उठाया जहां इंसाफ की जरूरत थी, और सब कुछ लिखने के पीछे उनका एक ही मकसद था कि जहां जहां नाइंसाफी है, गैर बराबरी है, उसके खिलाफ एक आवाज उठाई जाए और लोगों के मतों को बदला जाए, लोगों के विचारों को बदला जाए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रेमचंद को पढ़ते समय आलोचना का ध्यान कम रखें और प्रेमचंद का ध्यान ज्यादा रखें, क्योंकि प्रेमचंद की रचनाओं में जितने शेड्स हैं समाज के, प्रेमचंद पर लिखी हुई आलोचनाओं में उतने शेड्स नहीं है। जैसे हमने एक बना ली है धारणा कि प्रेमचंद ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे और करते करते हम उन्हें ब्राह्मण के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। यह हमारी भूल है। आप सोचिए कि कोई भी बड़ा रचनाकार किसी प्रवृत्ति का तो विरोध कर सकता है, गलत प्रवृत्ति का, लेकिन किसी जाति का विरोध अगर वो करने के लिए खड़ा होगा, वह बड़ा रचनाकार नहीं हो सकता है। तुलसी पर भी यह कलंक लगा हुआ है कि वे शुद्ध समाज के खिलाफ लिख रहे हैं। लेकिन प्रेमचंद उन परिवारों की भी कहानी लिख रहे थे जो सवर्णों का परिवार था। जैसे बड़े घर की बेटी को हम याद करें, वह एक भूमिहार या एक राजपूत परिवार की कहानी स्पष्ट नहीं है। और वहां क्या दिखाया है प्रेमचंद ने? उच्च मानवीय मूल्य को दिखाया है। वह भी हमारे समाज का ही एक। हम केवल ये बना लेते हैं कि उन्होंने की तरफ से लिखा, लिखा,
उस कहानी में चूंकि एक स्त्री के साथ नाइंसाफी हो रही थी, तो उस स्त्री की तरफ से प्रेमचंद, जहां जिसके साथ प्रेमचंद ने नाइंसाफी देखी, दलित समाज के साथ देखी, तो उन्होंने उसके पक्ष से देखा। किसानों के प्रति उन्होंने नाइंसाफी देखी, तो उसके पक्ष से देखा। हमारा समाज आज वैसा ही नहीं है जैसा प्रेमचंद के समय में था। लगभग 100 साल का समय गुजर चुका है। प्रेमचंद की लिखी हुई हर बात आज वैसी की वैसी नहीं है। आज बहुत सी चीजें बदल गई। मैं एक मोटी बात कहूं कि प्रेमचंद के समय जमींदारी प्रथा थी, आज नहीं है। आप उन तमाम बातों को हूबहू पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे गलत निष्कर्ष पर भी पहुंचेंगे। प्रेमचंद का संदेश यही है कि अगर तुम लेखक हो तो उन लोगों के लिए लिखो जिन्हें इंसाफ की जरूरत है। अगर तुम समाज में उतरकर कोई काशी घाट वक्त जैसा कार्यक्रम करना चाहते हो तो पाखंड मत करो। ऐसे लोगों को लेकर सामने आओ जिन्हें सचमुच आगे लाए। ऐसे कार्यक्रम उन प्रयासों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं जिन प्रयासों की जरूरत हमारे समाज में है। है कि यहाँ यह कोशिश लगातार चल रही है, साहित्य के माध्यम से, कला के माध्यम से, प्रिंटिंग्स के माध्यम से। और श्री प्रकाश जी एक इतने बड़े कवि हैं कि उनके यहाँ रेत में उभरी हुई आकृतियों में जैसे समाज बोलता है। मतलब उन्होंने बनारस को लेकर जितनी कविताएं लिखी हैं, गंगा पार की भूमि को लेकर और गंगा के इधर की चीजों को लेकर, तो वास्तव में उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता उसमें खुल करके हम लोगों को दिखाई पड़ती है। वे कोई पाखंड नहीं रचते हैं अपनी कविता लिखते हुए कि केवल यशोगान के लिए वे कविता लिख रहे हैं। उन्होंने बनारस की गहरी आलोचना करते हुए भी अपनी कविताएं लिखी। प्रेमचंद की उस विरासत को काशी घाट वॉक ने भी संभाल रखा है। श्री प्रकाश जी इसमें शामिल हैं। जिसे तो पहली बार मिलने का मौका मिला है, लेकिन नाम बहुत सुना है और आपकी सामाजिक सक्रियता के बारे में भी सुना है। आपने लोगों की बहुत मदद की है, इसके बारे में भी बहुत सुना है। तो मुझे लगता है कि यह जो मजमा है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ प्रेमचंद पर बहुत अकादमिक ढंग से बात करने की परिस्थिति नहीं है। और जो कुछ बातें थी वो विंध्याचल जी, महेंद्र जी, कमल जी कह चुके हैं। तो मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि हम लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं तो हम लोग उस निगाह को अपने भीतर पैदा करें कि हम अपने समाज को पहचान सकें कि आज के हमारे समाज को क्या जरूरत है। यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी प्रेमचंद के। आप सुन रहे थे आदरणीय डॉक्टर कमलेश वर्मा सर को। मैं वर्मा सर बता दूं आपको कि इस अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट वाक विश्वविद्यालय में तुलसी घाट एक संकाय है जहाँ पे स्टडी फॉर ह्यूमैनिटीज एंड कल्चर। तो चूंकि प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर है, इसलिए यह कार्यक्रम मानसरोवर घाट पे किया जाता है। इसी क्रम में मैं आदरणीय सीनियर घाट वाकर और इस विश्वविद्यालय के एक तरीके से कहें रीढ़ हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप आए और जब भी डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी को इस घाटवाक विश्वविद्यालय किसी कार्यक्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं बोलने के लिए, तो मैं एक बात आपको ये बताऊं
डॉक्टर दयाशंकर मिश्र प्रेमचंद के कहानियों के उस पात्र की तरह हैं जिसके बारे में धागे की कह रहा था कि सबसे नीचे स्थान से लेकर सबसे ऊंचे स्थान को जोड़ने वाला कोई व्यक्ति है। घाटों के मतलब ऐसे हीरो जिनको गली मोहल्ला घाट, घाट का पत्थर, घाट के नाव चलाने वाले, डोम, पंडित, यहाँ के रहने वाले हम सब प्रेम से जब दयालु गुरु कहते हैं तो केवल दयालु गुरु नहीं कहते हैं, एक ये कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारी पूरे घाटों के लोगों को अपना परिवार मान के करता है। ऐसे महान इंसान जो जमीन से जुड़ा है और जमीन से जुड़ने के बावजूद भी जिसमें एक लेश मात्र का भी अभिमान नहीं है। और मैं ऐसे अपने भाई, अपने वरिष्ठ घाटवाकर, हम सबके शान और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्तर के सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति श्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी का मैं इसीलिए चाहा कि 2 शब्द में बोल दूं, क्योंकि कई बार इनके बारे में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। और जब सर ने कहा कि शिव प्रकाश शुक्ल जी भी इस विश्वविद्यालय से जुड़े हैं तो मैं उसमें एक चेंज करना चाहूंगा कि शिव प्रकाश शुक्ल जुड़े नहीं हैं, ये रीढ़ की हड्डी है। इस विश्वविद्यालय की रीढ़ की हड्डी है जिस पर हम लोग को अभिमान है। और आपने देखा होगा सर, ये इस विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों की एक शोभा ये है कि न इसमें माला, न फूल, न स्वागत। ये बड़ा सिंपल जगह, सिंपल बात से जुड़ी चीजों से ही। देखिए बकरी भी गुरु के बता रहे कि हम भी एक बकरी भी एक छोड़ता है और माँ गंगा का आंचल है। तो इससे ज्यादा प्रेमचंद जी की और रचनाएं कहाँ सुनी और देखी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ सर आप आए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज इस अंतर्राष्ट्रीय घाटवाक विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में लोग शामिल होते हैं। श्री प्रकाश शुक्ल जी, डॉक्टर विजय मिश्र जी, वक्तागण लेकिन सबसे प्राचीन जिंदा नगरी। इतिहास छोटा पड़ जाता है, कोई 4000 साल कहता है, कोई 3000 साल कहता है। एक नई जगह खुदाई होती है तो 1000 साल और बढ़ जाता है। कुछ भी कोई नहीं कह पाता। कुछ कहने के पहले की है, कुछ सुनने के पहले की है और कुछ देखने के पहले की है। पुराणों में वर्णित है, एक एक मोहल्ला एक एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। हम लोग जिस इलाके में हैं ये पूरा दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करता है ये इलाका। एक डॉक्टर साहब ने एक शुरुआत किया, कभी अकेले तो नहीं लगता था कि कोई व्यक्ति काशी के इन 85, 84, 80 घाटों को अपने पैरों से नापेगा। एकदम अकल्पनीय बात थी। कभी कोई बहुत मजबूरी में कोई चला हो तो अलग बात है। पंचकोसी भी शुरू होती है तो आदि केशव से लोग आते हैं और मणिकर्णिका से ऊपर सीढ़ी चढ़ के या 80 तक निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब ने जब ये चलना शुरू किए तो 1, 2, 4 आज काफिला बनता चला गया। अभी आपने देखा कि चंद दिनों पूर्व 1000वां दिन था जब हम चल रहे थे इस पे। घाट भी बीच में टूटे, जब टूट जाते हैं, अब जैसे पानी बढ़ गया तो संपर्क टूट जाता है। फिर इन्होंने रेत को चुन लिया। रेत भी जब डूब जाती है तो ये उस पार चले जाती है, जो जंगल आपको दिखाई देता है बबूल का, उसमें वॉक करते हैं। सवाल टहलने का नहीं है, टहलने के लिए तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह है बनारस में। खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, DLW का परिसर है।
लेकिन जो इन्होंने घाटों को चुना, एक एक घाट, इसका जीवन अलग है। काशी को जानना है, काशी को पहचानना है, काशी की जिंदा दिली देखना है, तो इन घाटों पर आना पड़ेगा। फिर ये राजे महाराजे के जो बनाए घाट हैं, आज कहीं न कहीं से इस पे अमीर गरीब विदेशी देसी सब मिल जाता है यहाँ। तो ये ऐसी नगरी है, एक एक मोहल्ले में दर्जनों पद्म भूषण पद्म विभूषण रहते हैं। यहीं प्रेमचंद रहते हैं तो यहीं जयशंकर प्रसाद भी हैं, यहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हीं गलियों में। जब आप तराजू के एक पलड़े पर हिंदुस्तान के सारे साहित्यकारों को रख लीजिएगा और एक पलड़ा काशी के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। इतने साहित्यकार इस शहर में पैदा हुए, इस नगरी में। संगीतकारों की बात करिएगा तो आपको किस पान की दुकान में पद्म भूषण पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज पान खाते। जमाना था कि लोग कहते थे कि भैया कब्र चौरा पर बैठे हुए करो पान की दुकानी पर। इतना धनी है काशी हिंदी जगत के लिए, साहित्य के लिए, भाषा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण मदन मोहन मालवीय जी का घर तो जहां जन्म हुआ वहां अपने शहर अपनी नगरी में कर सकते थे, काशी को क्यों चुना? लाहिड़ी महोदय का जन्म कहाँ हुआ ईश्वर जाने, पश्चिम बंगाल कलकत्ता, जीवन बिताया काशी में। तेलंग स्वामी कहाँ जन्म लिए पता नहीं, आके पूरा जीवन यही पंचगंगा पे बिता दिया। तो ज्ञान की वैराग्य की ने कहा कि हम उसको घमंड क्या होगा जिसका जो हम लोग रोज दो दो महाश्मशान से गुजरते हैं। जलती चिताओं को देखने के बाद किस बात का घमंड किसी को रह जाएगा? अगर रह गया तो फिर मुझको लगता है कि उसने दिल की गहराई से उस जलती चिताओं को देखा नहीं है। सब जल रहे हैं, अमीर जल रहा है, गरीब जल रहा है, उसमें तमाम ऐसे पात्र हैं मुंशी प्रेमचंद के जिनको की 9 मन लकड़ी भी नसीब नहीं होती। उनको कम लकड़ी में 2.5 मन लकड़ी में ही ठीका देके कौर के भूज के जैसे जला दिया जाता है। कुछ लोग चंदन की लकड़ी से भी जलते हैं, खूब घी डाली जाती है। तो इन घाटों पे गुजरने के बाद जीवन का जो जन्म से मृत्यु तक का सफर है सब कुछ दिखाई देता है। और हम लोग लगातार, और मैंने इन घाटों पे, डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप, मैं राजनीति करता हूं, मेरी ये विधानसभा है। आज राजघाट आदिकेशव से लेकर सामने घाट नगवा तक की विधानसभा में 2007 लड़ा। एक एक घर डॉक्टर साहब, एक एक घर, एक एक मोहल्ला। मैं 1.5 महीने तक चलता रहा सामने घाट नगवा से लेकर राजघाट तक। 15 किलो मेरा वजन कम हो गया। एक घर में जाने के पहले पता लगा 20 सीढ़ी नीचे उतरा, 30 सीढ़ी ऊपर चढ़ा, मेरा 15 किलो वजन कम हो गया इन गलियों में घूमते घूमते। संसार की सबसे सकरी गलियां जरूर है, लेकिन संसार की सबसे लंबी गलियां हैं किसी संसार के किसी शहर में। और इसलिए एक माझी समाज जिसके बीच में हम आप यहाँ बैठे, डॉक्टर साहब, एक दौर आया था कि इन समाज के नावों पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। मैं 55 दिन तक बनारस में इसी गंगा नदी के तट पर नावों को बंद करा दिया, नावें नहीं चली। अंत में वह कानून सरकार को वापस लेना पड़ा। तो मेरी जिंदगी यहाँ के धोबियों को लेकर, यहाँ के मल्लाहों को लेकर हमने बहुत करीब से जिया है। तो ये मेरी जिंदगी है और सौभाग्यशाली हूँ कि आपके बीच में। तो मुंशी प्रेमचंद के जो पात्र है ना, इन हर घाटों पे जीते हुए जिंदा दिख जाते हैं। इसीलिए हम सब लोग घाट वाक करते हैं। बहुत बहुत आभार। हम आप सुन रहे थे आदरणीय डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी। आपने इतना अच्छे तरीके से बताया और बेसब्री से आप सबको इंतजार है नौटंकी विधा में मंचित करने वाली मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र का। तो मैं ज्यादा समय न लेकर के आज की इस विचार संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर त्रिप्रकाश शुक्ल, जो हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, वर्तमान में भोजपुरी अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उसके डायरेक्टर हैं और इस विश्वविद्यालय के मानद डीन हैं। तो मैं सर से चाहूंगा और आग्रह करता हूं कि आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन करें। हिंदी प्रेमी दयाशंकर मिश्र जी ऑक्सीजन फेरी वाला के नाम से पूरे कोरोना काल में ख्यात विजयनाथ मिश्र जी,
मित्र कमलेश वर्मा, आज के वक्ता के रूप में हमारे बीच डॉक्टर विंध्याचल यादव और महेंद्र कुशवाहा और डॉक्टर अमरजीत राम जैसे सुचिंतित और सुपठित लोग, और यहाँ पर इस घाट पर प्रेमचंद के बारे में सुनने और समझने के लिए बैठे हुए हिंदी और प्रेमचंद प्रेमी जन। और हमारे लिए निश्चित रूप से यह अवसर बहुत ही ऐतिहासिक है कि अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाक विश्वविद्यालय, जिसके कि 1000 दिन और 3 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, वह प्रेमचंद की 141वीं जयंती से सीधे अकादमिक जगत में भी प्रवेश कर रहा है। अभी तक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से यह विश्वविद्यालय लगातार सक्रिय रहा। यहाँ से विचार और साहित्य की दुनिया में भी प्रवेश कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में बनारस के जो बौद्धिक और सांस्कृतिक और साहित्यिक नायक हैं, उनकी स्मृति में कुछ बड़े आयोजन आगे आने वाले दिन किए जाएंगे। घाट पर ऐसा आयोजन मैंने तो नहीं देखा है। इतना सुचिंतित और साहित्यिक समारोह, बड़े बड़े उत्सव तो हुए हैं, लेकिन विचार गोष्ठियां हुई हों यह मेरी जानकारी में तो नहीं है। और यह सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इस घाट की पर रहने वाली रहवासी श्रीमती धनावती देवी के प्रति मैं समस्त घाट वाकर की ओर से अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूं, और यह बताना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम चूंकि जल्दबाजी में तय हुआ, इसलिए मैं आपके ऊपर लिखी वह मार्मिक कविता को मढ़ा करके नहीं ला पाया जो मैंने आपको समर्पित की है, लेकिन आगे कभी जो अवसर आया तो उस कविता को मढ़ा करके आपको भेंट करूंगा, और फिर आप देखिएगा कि आपको कैसे एक घाट वाकर ने कितनी संवेदनात्मक ढंग से आपको याद किया, आपको देखा है। आप महज एक नारी नहीं है, घाट वाक की रहवासी नहीं है, वो समस्त स्त्री चेतना की प्रतीक है, जिसके संवर्धन के लिए, जिसके विकास के लिए, जिसके उत्थान के लिए प्रेमचंद जैसे महानायकों ने अपनी लेखनी और कलम के माध्यम से संघर्ष किया, और जिसके प्रतिश्रुति, जिसके फलस्वरूप आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इसलिए सबसे अधिक आपको मैं अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। ये बात सही है कि प्रेमचंद जयंती के इस समारोह के लिए घाट से सुंदर और सुव्यवस्थित जगह हो नहीं सकती थी। कारण ये कि जिस बहुलतावादी सांस्कृतिक बोध को लेकर के प्रेमचंद ने अपनी लेखनी चलाई, वह बहुलतावादी सांस्कृतिक बोध सबसे अधिक इन्हीं घाटों पर दिखाई देता है। उच्च और निम्न, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक से लेकर के अमीर और गरीब का कोई विभेद इन घाटों पर नहीं रह जाता, और इसी के आइकन, इसी के प्रतिमान के रूप में हमारे बीच प्रेमचंद जी हैं। मैं बार बार इस बात को समझता हूं और कहता हूं कि जो सांस्कृतिक विकेंद्रीकरण शुरू हुआ भारतीय संस्कृति और समाज में, उसकी चेतना में प्रेमचंद सांस्कृतिक विकेंद्रीकरण की आधुनिक की प्रक्रिया के आधुनिक प्रस्तोता थे। और जब मैं आधुनिक प्रस्तोता कहता हूं सांस्कृतिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का, तो ये कहना ये चाहता हूं कि संस्कृति में जो जड़ मूल्य बचे रह गए थे, जो एक तरफ संस्कारबद्ध थे और दूसरी तरफ लेखक विचार के माध्यम से उन संस्कारों, जड़ संस्कारों को ध्वस्त करना चाहता था, प्रेमचंद उस द्वंद्व की स्थिति पर रह करके अपनी रचनाएं करते। प्रेमचंद इस बात को जानते थे कि संस्कार की तुलना में विचारों की गति धीमी होती है।
इस बात को भी जानते थे कि राजनेता के रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जितना तेजी से विचारों में परिवर्तन होता है, संस्कृतियों में परिवर्तन नहीं होता, और साहित्य संस्कृति का हिस्सा होता है, राजनीति का हिस्सा नहीं होता। इसी नाते प्रेमचंद ने विवेक को बहुत मूल्यवान माना है और कहा कि जब तक विवेक की चेतना को जागृत नहीं किया जाएगा, तब तक आप अपने बद्धमूल जड़ संस्कारों से संघर्ष नहीं कर सकते। इस कारण से प्रेमचंद भीतर से संस्कारों से और बाहरी समाज में सामंतों से लगातार संघर्ष करने वाले रचनाकार के रूप में हमारे बीच दिखाई देते हैं। यानी भीतर उनका अपना संस्कार जहां पर जड़ताएं थी, और बाहर का वह सामंती समाज जिसको लेकर के लगातार वह प्रतिरोध की चेतना की, प्रतिरोध की रचना कर रहे थे। इन दोनों स्थितियों में प्रेमचंद को लगा कि विचार की दुनिया को जोड़े, विचार की दुनिया को संस्कृत की दुनिया का हिस्सा बनाए बगैर हम अच्छी रचना नहीं लिख सकते। महान की बात तो छोड़िए। इसी नाते प्रेमचंद ने बार बार कहा कि सत्य जब आनंद का विषय होता है तब वह साहित्य में रूपांतरित हो जाता है। ये प्रेमचंद का महान वाक्य है। प्रेमचंद इस बात को बार बार समझते हैं कि काशी की इस धरती पर बुद्ध थे, रविदास थे, कबीर थे, तुलसीदास थे, और उनके थोड़े ही पहले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे। इस संपूर्ण विरासत को प्रेमचंद अपने भीतर महसूस करते थे और एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी को खुद ही समझते हुए साहित्य के उन्नयन और समाज के बौद्धिक संवर्धन के लिए लगातार तत्पर थे और कार्य कर रहे थे। तो प्रेमचंद की जो विरासत है उसमें सांस्कृतिक जड़ताओं के प्रति खुली आम चुनौती दी गई है, और जिसे कमलेश वर्मा कोई आपसी टकराव की स्थितियां नहीं आती। जहां ब्राह्मणों के अंतर विरोध है उसको भी दर्ज करते हैं, जहां दलितों के अंतर विरोध है उसको दर्ज करते हैं। क्यों? कि उनकी चुनौती उस भारतीय नवजात को प्रस्तुत करने की थी जो कि एक तरफ सामंतवाद का और दूसरी तरफ साम्राज्यवाद का शिकार हो गया था। तो सामंतवाद और साम्राज्य, भीतर से सामंतवाद से और बाहर से साम्राज्यवाद से लड़ते हुए प्रेमचंद अपना निर्माण कर रहे थे, अपना विकास कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में प्रेमचंद ने धर्म की जो संस्थापद स्थितियां थी उस पर भी प्रहार किया, जाति व्यवस्था पर भी प्रहार किया, और साथ साथ किसानों और मजदूरों को लेकर के जो उनकी चेतना विकसित हो रही थी, उनका जो संघर्ष स्वरूप और आकार ले रहा था, उसको लेकर के हिंदी समाज में, भारतीय समाज में खुल करके आए। इसी नाते आप देखेंगे कि प्रेमचंद, अब से प्रेमचंद की जिस कहानी का मंचन आज होना है और बूढ़ा भगत है, उसके पहले भी प्रेमचंद ने माधुरी में 1900 जिसमें लीलाधर चौबे डॉक्टर चंद्रा की भूमिका में है। और याद रखिए कि प्रेमचंद अपने समय की महामारी को अपने समकालीनों में सबसे अधिक देखते और समझने वाले रचनाकार हैं। और मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि जिस महामारी के दौर से हम सब गुजर रहे हैं, और जैसे इस महामारी के दौर में साहित्य और संवेदना से जुड़े हुए लोग सक्रिय रूप से इसकी जिम्मेदारी 100 साल पहले प्रेमचंद निभा रहे थे, खुल के निभा रहे थे। इस कारण से जब उनके विरासत की वर्तमान अर्थवत्ता की बात हम करते हैं तो इस महामारी को मत भूलिए। क्यों? क्योंकि मंत्र कहानी में प्लेग महामारी का चित्र है, वह मंत्र कहानी जिसमें कि लीलाधर चौबे का वर्णन करके शुभ की प्रक्रिया को लेकर के। इतना ही नहीं, प्लेग ही नहीं, हैजा है, कॉलरा है, प्लेग है, चेचक है, जो खास तरह की महामारियां बनारस में व्याप्त थी। और याद रखिए, इसके पहले इतनी ऊंचाई से अगर किसी ने बनारस की महामारी को दर्ज किया था तो कम से कम 400 साल पहले तुलसीदास ने बनारस के प्लेग को देखा था। और उनकी जो कवितावली है, कवितावली का उत्तरकांड तो काशी की महामारी को पूरा एक खंड ही समर्पित है। तो प्रेमचंद इस सामाजिक भूमिका में थे
इस सामाजिक दायित्व की भूमिका में थे कि इस बात को लगातार महसूस करते थे कि जो सामाजिक अंतर विरोध उनके समय में है और उसी सामाजिक अंतर विरोध में महामारी भी एक हिस्सा हुआ करती थी, उसको भी वो लगातार दर्ज कर रहे थे। प्रेमाश्रम नामक जो 1922 में लिखा गया उपन्यास है वह इसी महामारी पर केंद्रित है। और महामारी की भूमिका क्या होती है? महामारी में जो सत्ता होती है वह सबसे पहले भय को रचती है और जब भय से काम वो नहीं ले पाती तो निष्क्रियता को रचती है और जब निष्क्रियता से भी काम नहीं ले पाती तो सब कुछ जनता को छोड़ देती है। प्रेमचंद को के छोड़ देता है या छोड़ देगा, साहित्य उसे आकांक्षा मान करके, मनुष्य की मुक्ति की आकांक्षा मान के दर्ज करता है। और मैं यहाँ पर तमाम युवा साथी हमारे बैठे हुए हैं, आज के जब आप हम लोगों की उम्र में 50 और 55, 50 से 60 के बीच आएंगे, जब आप आएंगे और जब हम लोग 80 दाग रहे होंगे या इस समय की कोरोना महामारी के लिए इतिहास या अखबार नहीं पढ़ेंगे, उससे नहीं जानेंगे, साहित्य और कविताएं ही बताएंगी कि काशी की महामारी में उस समय क्या लिखा जा रहा था और देश की महामारी में क्या लिखा जा रहा था। ठीक वैसे ही जैसे आज 100 साल बाद प्रेमचंद पर जब चर्चा कर रहा हूं तो मैं प्रेमचंद के दौर की महामारी को प्रेमचंद के साहित्य के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहा हूं। इस नाते लेखक और साहित्यकार का दायित्व केवल यही नहीं है कि सामान्य भाव और बोध को वह साहित्य का स्वरूप दे, आकार दे, बल्कि अपने समय की त्रासदी, अपने समय की विभीषिका को लेकर के भी वह क्या सोच रहा था, वह क्या लिख रहा था, वह भी उसके ऐतिहासिक दायित्व का हिस्सा है और कई बार आने वाले पीढ़ी के लिए यही उसका उत्तराधिकार बन जाता है। प्रेमचंद के हम सब वारिस हैं, प्रेमचंद के उत्तराधिकारी हैं। इस नाते हमारा दायित्व है कि प्रेमचंद के भीतर जो बहुलतावादी सामाजिक संस्कृति, सामाजिक समता और साहित्यिक विवेक, दो उनके यहाँ मूल्य दिखाई देते हैं, सामाजिक समता और साहित्यिक विवेक। उस सामाजिक समता के साथ साथ साहित्यिक विवेक को कैसे दर्ज करें अथवा अपने साहित्यिक विवेक के दायरे में उस सामाजिक समता को कैसे लाएं, उसको कैसे उपस्थित करें। अगर इतनी सी मोटी सी बात हम लोग समझ लें तो हम लोग अपना भी फायदा करेंगे और अपने समाज का भी फायदा करेंगे। आज प्रेमचंद की 141वीं जयंती पर अंतरराष्ट्रीय काशी घाटवाद विश्वविद्यालय ने जो यह आयोजन किया, मैं समझता हूं कि प्रेमचंद के लिए इससे बड़ी कृतज्ञता हो नहीं सकती थी। और डॉक्टर मिश्रा ने शुरू में जो एक सूत्र वाक्य दिया था वह आज का ऐतिहासिक वाक्य है, वह धावा है जो इसके शिखर को दिया जाता है, ऐसे ही है तो समाज के अंतिम पायदान को एक व्यवस्था की स्थिति से जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप सब आए, आप सब ने इतने सारे सुंदर सुंदर वक्तव्य सुने, कमलेश वर्मा, विंध्याचल यादव और महेंद्र कुशवाहा, दयाशंकर मिश्र के साथ साथ अमरजीत राम। संचालन उदय पाल का बहुत अच्छा रहता है। उदय पाल कि केवल सोशल मीडिया से पढ़ करके सूचना लेकर के यहाँ बैठे हुए जितने चेहरे मैं देख रहा हूँ, आधे से अधिक तो PHU के छात्र या शिक्षक हैं और बाकी हमारे तो घाट वाकर हैं ही। वो जो आधे से अधिक PHU के शिक्षक और छात्र हैं उनको आज घाटवाद विश्वविद्यालय में उनका नामांकन तत्काल प्रभाव से किया जाता है और ये संकाय प्रमुख की जिम्मेदारी होती है, अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि जब हम लोग कन्वोकेशन करते हैं तो संकाय प्रमुख ही पढ़ता है वो पत्र, अवार्ड करने का, भर्ती करने का, तमाम सारी चीजें। तो इस विश्वविद्यालय के संकाय प्रमुख के नाते यहाँ जो भी नवागत शिक्षक हैं, छात्र हैं, शहर के लोग हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, नागरिक हैं, लेखक हैं, सबको मैं निःशुल्क नामांकन प्रदान करता हूं। और इसी के साथ प्रेमचंद की जयंती में आप सब आए, आप सबका एक बार पुनः आभार। इसके बाद हमें लगता है फिर हम लोग मंत्र कहानी का मंचन देखेंगे। मंत्र कहानी जबरदस्त कहानी है,
बहुत बांधने वाली कहानी है। यह वह मंत्र कहानी है जिसमें बूढ़ा भगत और डॉक्टर चड्ढा के बीच के ये संवेदनात्मक साहचर्य के साथ साथ, संवेदनात्मक विकेंद्रीकरण के साथ साथ, यह असल में नैतिकता और सामाजिक मूल्य की भी एक तरह का महान कहानी है कि उच्च पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने दायित्व को भले ही भूल जाए, अपनी मनुष्यता को भले भूल जाए, लेकिन अंतःकरण की का आयतन तो हमेशा निम्न वर्ण के व्यक्ति का ही बड़ा होता है। और इस कहानी का मुख्य संदेश यही है। मुझे लगता है डॉक्टर मिश्रा और यहाँ पर अष्टभुजा मिश्र जी जो हमारे बड़े ही शानदार कलाकार हैं, अष्टभुजा मिश्र सामने है वहां पर अष्टभुजा मिश्र के रंग निर्देशन में इस कहानी का हम लोग मंचन देखेंगे। और मैं चाहूंगा सर के अनुमति लेकर के मैं चाहूंगा कि चूंकि शाम हो रही है और इसके बाद मंचन और फिर आज का समापन होगा, इसके पहले मैं चाहूंगा कि सारे लोग इधर आ जाएंगे सामने, तो बैकग्राउंड में पूरा घाट रहेगा। हम लोग को सर धनावती देवी जी का सम्मान हम लोग यहाँ करेंगे और सारे लोग ऐसे रहेंगे। और कुबेर जी